मुट्ठी भर अंग्रेजों ने इतने बड़े विशाल भारत पर कब्जा कर लिया। ये कहानी काफी पेचीदा है और शुरू होती है यूरोप की ताकतों के यहाँ आने और फिर उनके आपसी टकराव से। बिल्कुल। ये सिर्फ आप कहें तो लड़ाइयों की कहानी नहीं है। इसमें कूटनीति है, व्यापार है और हाँ, एक बदलती भी दुनिया की झलक भी है। हम यही देखेंगे कि कैसे अंग्रेजों ने पहले तो अपने यूरोपीय कॉम्पिटिटर्स को, जैसे पुर्तगाली, डच और खास तौर पर फ्रांसीसियों को साइडलाइन किया। हाँ, उन्हें रास्ते से हटाया। बिल्कुल। और फिर कैसे भारत की जो उस वक्त की बिखरी हुई रियासतें थीं, उन्हें एक एक करके अपने काबू में किया। और आखिर में कैसे उन्होंने अपनी प्रशासनिक और आर्थिक नीतियों के जरिए पूरे भारत को, आप कह सकती हैं, कॉलोनी में बदल दिया। और ये सवाल तो मन में आता ही है कि आए तो कई लोग थे यूरोप से, पुर्तगाली भी, डच भी, फ्रांसीसी भी, अंग्रेज भी, लेकिन आखिर ये अंग्रेजी क्यों टिक पाए? मतलब कैसे हावी हो गई ये? सही सवाल है। देखिए, शुरुआत शायद हमें यूरोपियों के भारत आने के कारणों से करनी चाहिए। हुआ ये कि जो पुराने जमीनी रास्ते थे व्यापार के, उन पर ऑटोमन साम्राज्य यानी उस्मानी तुर्कों का कब्जा हो गया था। अच्छा, तो रास्ता ब्लॉक हो गया एक तरह से। हाँ, और यूरोप में उस वक्त पुनर्जागरण, रेनेसां का दौर था। नई खोजों का, दुनिया को जानने का एक जुनून सा था। साथ ही ये जो अरब और वेनिस के व्यापारी थे, वो भारतीय माल पर बहुत ज्यादा मुनाफा कमा रहे थे। तो यूरोपियों को लगा कि भाई हमें अपना सीधा समुद्री रास्ता खोजना ही पड़ेगा। और इसमें पुर्तगाली सबसे तेज निकले। वास्को डी गामा 1498 में पहुंच गया भारत। सुनाए है किसी गुजराती नाविक ने मदद की थी उसकी, इब्न माजिद या कोई और। ये सवाल तो मन में आता ही है कि आए तो कई लोग थे यूरोप से, पुर्तगाली भी, डच भी, फ्रांसीसी भी, अंग्रेज भी, लेकिन आखिर ये अंग्रेजी क्यों टिक पाए? मतलब कैसे हावी हो गई ये? सही सवाल है। देखिए, शुरुआत शायद हमें यूरोपियों के भारत आने के कारणों से करनी चाहिए। हुआ ये कि जो पुराने जमीनी रास्ते थे व्यापार के, उन पर ऑटोमन साम्राज्य यानी उस्मानी तुर्कों का कब्जा हो गया था। अच्छा, तो रास्ता ब्लॉक हो गया एक तरह से। हाँ, और यूरोप में उस वक्त पुनर्जागरण, रेनेसां का दौर था। नई खोजों का, दुनिया को जानने का एक जुनून सा था। साथ ही ये जो अरब और वेनिस के व्यापारी थे, वो भारतीय माल पर बहुत ज्यादा मुनाफा कमा रहे थे। तो यूरोपियों को लगा कि भाई हमें अपना सीधा समुद्री रास्ता खोजना ही पड़ेगा। और इसमें पुर्तगाली सबसे तेज निकले। वास्को डी गामा 1498 में पहुंच गया भारत। सुना है किसी गुजराती नाविक ने मदद की थी उसकी, इब्न माजिद या कोई और। हाँ, ऐसा कहा जाता है। पुर्तगाली सबसे पहले आए, फिर डच भी आए। डचों का फोकस व्यापार पर ज्यादा था। मसाला, कपड़ा, नील, शोरा यानी सॉल्ट पीटर जो बारूद में लगता है, अफीम, इन सब चीजों पर। उनके अड्डे कहाँ थे मुख्य रूप से? बंगाल में चिंसूरा, हुगली के पास, और दक्षिण में नागापट्टनम। वो इंट्रा एशियाई ट्रेड में भी काफी एक्टिव थे। मतलब भारत से सामान लेकर दक्षिण पूर्व एशिया जाना, वहां के मसाले वगैरह लेकर कुछ भारत लाना और बाकी यूरोप ले जाना। लेकिन अंग्रेजों से उनकी भी नहीं पटी आखिर में। नहीं, बिल्कुल नहीं। 1759 में बंगाल में एक लड़ाई हुई, बैटल ऑफ बेदारा या चिंसूरा। इसमें अंग्रेजों ने डचों को निर्णायक रूप से हरा दिया। तो डच चुनौती भी काफी हद तक खत्म हो गई। तो पुर्तगाली गए, डच भी किनारे हो गए, अब बचे फ्रांसीसी। हाँ, असली मुकाबला अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच ही था। फ्रांसीसियों के भी अपने गढ़ थे। पांडिचेरी, चंद्रनगर, डुप्ले जैसे उनके गवर्नर काफी महत्वाकांक्षी भी थे। और यहीं से वो कर्नाटक युद्धों का सिलसिला शुरू हुआ है ना? जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जो असल में भारत की जमीन पर लड़ी गई अंग्रेजी फ्रांसीसी जंग थी। बिल्कुल सही। उस वक्त देखिए, मुगल साम्राज्य तो कमजोर हो ही रहा था। जी। दिल्ली में मोहम्मद शाह रंगीला का दौर था और भारत में नई नई ताकतें उभर रही थीं। हैदराबाद, मैसूर, कर्नाटक, बंगाल, अवध, एक तरह का राजनीतिक बिखराव था। जी। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने इसी स्थिति का फायदा उठाने की सोची। तो पहला कर्नाटक युद्ध, उसमें क्या खास था? पहले युद्ध में एक लड़ाई हुई थी, सेंट थॉम की लड़ाई। ये बहुत अहम है। इसमें हुआ ये कि कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में मुट्ठी भर फ्रांसीसी सैनिकों ने अपने बेहतर अनुशासन और ट्रेनिंग के दम पर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन की एक बहुत बड़ी सेना को हरा दिया। ओहो, मतलब ये पहली बार साफ हुआ कि यूरोप की छोटी अनुशासित सेना भी भारत की बड़ी परंपरागत सेना पर भारी पड़ सकती है। एग्जैक्टली। ये एक तरह का वेनातल था। हालांकि पहला कर्नाटक युद्ध एक्सला शैपल की संधि से खत्म हुआ और स्थिति लगभग पहले जैसी हो गई। फ्रांसीसियों ने मद्रास वापस कर दिया। लेकिन इस युद्ध ने यह दिखा दिया कि यूरोपीय सैन्य रणनीति और अनुशासन भारतीय शासकों के लिए एक बड़ा खतरा है। और फिर ये लड़ाई चलती रही। हाँ, कुल 3 कर्नाटक युद्ध हुए और धीरे धीरे लड़ाई और कूटनीति दोनों के जरिए 1763 तक आते आते अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को भारत में सत्ता की दौड़ से लगभग बाहर ही कर दिया।
उनकी ताकत सिर्फ कुछ इलाकों तक सिमट कर रह गई। तो अब मैदान साफ था अंग्रेजों के लिए। फ्रांसीसी किनारे हो गए। अब उनका पूरा ध्यान भारतीय रियासतों पर था। और शुरुआत जाहिर है सबसे अमीर सूबे बंगाल से हुई। हाँ, बंगाल उस वक्त सचमुच सोने की चिड़िया था। बहुत उपजाऊ, व्यापार से भरपूर। अंग्रेजों की फैक्ट्रियां हुगली, कासिम बाजार, पटना में पहले से ही थीं। उन्हें शुजा से व्यापारिक रियायतें भी मिली हुई थीं। और फिर उन्हें मुगल बादशाह फर्रुखसेर से 1717 में एक शाही फरमान मिला था, जिसे दस्तक कहते हैं। ये कंपनी के लिए एक तरह का मैग्ना कार्टा था, जिससे उन्हें बंगाल में बिना टैक्स दिए व्यापार करने की छूट मिल गई थी। अच्छा, तो ये दस्तक ही झगड़े की जड़ बना होगा बाद में, सिराजुद्दौला के समय। हाँ, बिल्कुल। सिराज 1756 में नवाब बना। थोड़ा तेज तर्रार और अहंकारी किस्म का था। अंग्रेजों से उसकी खटपट की दो बड़ी वजह थीं। एक तो अंग्रेज बिना नवाब की इजाजत के कलकत्ता में फोर्ट विलियम की किलेबंदी मजबूत कर रहे थे। दूसरा, कंपनी के जो कर्मचारी थे वो इस दस्तक का बेजा इस्तेमाल अपने निजी व्यापार के लिए कर रहे थे। मतलब कंपनी के नाम पर अपना माल भी बिना टैक्स दिए निकाल रहे थे। हाँ, जिससे नवाब के खजाने को नुकसान हो रहा था। सिराज ने दोनों चीजों पर रोक लगाने की कोशिश की तो अंग्रेजों से ठन गई। और इसी पृष्ठभूमि में प्लासी की लड़ाई हुई 1757 में। हाँ, लेकिन प्लासी को लड़ाई कहना भी मतलब पूरी तरह सही नहीं है। ये लड़ाई से ज्यादा एक सौदा था, एक षड्यंत्र, एक धोखा था। सिराज के अपने ही दरबारी और सेनापति जैसे मीर जाफर, यार लतीफ खान और बड़े बैंकर जैसे जगत सेठ, अमीर चंद, ये सब अंग्रेजों से मिल गए थे। क्लाइव ने इन सबको अपनी तरफ कर लिया था। तो मैदान में क्या हुआ फिर? मैदान में सिराज की सेना का एक बड़ा हिस्सा मीर जाफर के इशारे पर लड़ाई से अलग ही खड़ा रहा। एक छोटी सी झड़प हुई और नतीजा अंग्रेजों के पक्ष में गया। सिराज को भागना पड़ा, बाद में उसे पकड़कर मार दिया गया। प्लासी का नतीजा क्या निकला? इसे इतना टर्निंग पॉइंट क्यों माना जाता है? प्लासी ने सच में खेल बदल दिया। पहली बात, अंग्रेजों को बंगाल का असीमित खजाना हाथ लग गया, पैसा आ गया। इसी पैसे से उन्होंने अपनी सेना को और मजबूत किया, भारत में दूसरी जगहों पर लड़ाइयां लड़ी। दूसरी बात, उन्हें बंगाल के 24 परगना जिले की जमींदारी मिल गई। तीसरी, बंगाल में अब उनका राजनीतिक दबदबा कायम हो गया। उन्होंने मीर जाफर को नवाब तो बनाया, लेकिन वो बस एक कठपुतली था। और उनका आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया। लेकिन ये कठपुतली नवाब वाला खेल ज्यादा चला नहीं शायद। मीर जाफर ने भी कुछ टाइम बाद आनाकानी शुरू कर दी। हाँ, जब अंग्रेजों की पैसे की मांगे बढ़ती गईं और मीर जाफर उन्हें पूरा नहीं कर पाया, और जब उसने डचों से मदद लेने की कोशिश की जो बेदारा की लड़ाई में पिट गए, तो अंग्रेजों ने उसे हटा दिया। 1760 में उन्होंने मीर जाफर के दामाद मीर कासिम को नवाब बना दिया। मीर कासिम कैसा नवाब था? मीर कासिम मीर जाफर से ज्यादा योग्य और काबिल था। उसने आते ही कुछ सुधार करने की कोशिश की। अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया ताकि अंग्रेजों के दखल से थोड़ा दूर रह सके। उसने अपनी सेना को यूरोपीय तरीके से ट्रेन करने की कोशिश की, हथियार बनाने के कारखाने लगाए, और सबसे बड़ी बात, उसने दस्तक के दुरुपयोग को रोकने की सख्त कोशिश की। उसने भारतीय व्यापारियों को भी टैक्स में छूट दे दी ताकि अंग्रेजों का अनुचित फायदा खत्म हो। ये बात अंग्रेजों को पसंद नहीं आई होगी। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। यही टकराव का कारण बना। मीर कासिम को बंगाल छोड़कर भागना पड़ा। वो पहुंचा अवध, और वहां उसने एक गठबंधन बनाया। हाँ, उसने अवध के नवाब शुजा उद्दौला और दिल्ली के बेचारे नाम मात्र के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ एक मोर्चा खड़ा किया। और फिर हुआ बक्सर का युद्ध 1764 में। हाँ, बक्सर में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेज सेना ने इन तीनों की मिलीजुली सेना को बुरी तरह से हराया। ये एक निर्णायक लड़ाई थी। बक्सर को प्लासी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? देखिए, प्लासी तो एक तरह की साजिश थी जिसमें नवाब के अपने ही लोगों ने धोखा दिया, लेकिन बक्सर एक खुली लड़ाई थी जिसमें अंग्रेजों ने अपनी सैन्य क्षमता के बल पर भारत की 3 बड़ी शक्तियों को एक साथ हराया। बंगाल का पूर्व नवाब, अवध का नवाब और मुगल बादशाह। इस जीत ने उत्तर भारत में अंग्रेजों की श्रेष्ठता स्थापित कर दी। अब उन्हें चुनौती देने वाला कोई नहीं बचा था। बक्सर के बाद क्या हुआ? कौन सी संधि हुई? बक्सर के बाद रॉबर्ट क्लाइव दूसरी बार गवर्नर बनकर बंगाल आया। उसने 1765 में 2 संधियां की, इलाहाबाद की संधियां। पहली संधि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ हुई। बादशाह ने फरमान जारी करके बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी टैक्स वसूलने का अधिकार कंपनी को दे दिया। बदले में उसे इलाहाबाद और कड़ा का इलाका और सालाना पेंशन मिली। और दूसरी संधि? दूसरी संधि अवध की नवाब शुजा उद्दौला के साथ हुई। उस पर युद्ध का हर्जाना लगाया गया। इलाहाबाद और कड़ा उससे छीनकर बादशाह को दे दिए गए। हालांकि उसका राज्य उसे वापस मिल गया, लेकिन वो अब अंग्रेजों पर निर्भर हो गया।
और इसी के बाद बंगाल में वो द्वैध शासन शुरू हुआ। हाँ, डायरकी, डुअल गवर्नमेंट, ये क्लाइव की एक और चाल थी। इसमें निजामत यानी कानून व्यवस्था और प्रशासन की जिम्मेदारी तो नवाब के पास रहने दी गई, जिसके लिए पैसे कंपनी देती थी। लेकिन दीवानी यानी पैसा वसूलने और खजाने का कंट्रोल कंपनी ने अपने हाथ में ले लिया। मतलब अधिकार और पैसा कंपनी के पास, लेकिन जिम्मेदारी नवाब के सिर। तो इसका नतीजा क्या निकला? प्रशासन चला कैसे? नतीजा भयंकर निकला। कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी लूट खसोट में लग गए, प्रशासन पूरी तरह ठप हो गया, किसानों का शोषण बढ़ गया। और इसी का नतीजा था 1770 का भयानक अकाल, जिसमें बंगाल की करीब 1/3 आबादी मारी गई। हालत इतनी बिगड़ी कि कंपनी खुद दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई। इसी के बाद ब्रिटिश सरकार को दखल देना पड़ा और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाना पड़ा। बंगाल पर तो कब्जा हो गया। अब दक्षिण की तरफ देखें तो वहां मैसूर और मराठे, दो बड़ी ताकतें थीं। उनका क्या हुआ? हाँ, दक्षिण में चुनौती कड़ी थी। मैसूर में पहले हैदर अली और फिर उसके बेटे टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिए। कुल 4 एंग्लो मैसूर युद्ध हुए। पहले युद्ध 1767-69 में तो हैदर अली ने अंग्रेजों को हराया और उन्हें मद्रास की संधि करने पर मजबूर किया। अच्छा, अंग्रेज हारे भी थे? हाँ, बिल्कुल। दूसरा युद्ध 1780 से 84 के दौरान हैदर अली की मृत्यु हो गई, लेकिन टीपू ने लड़ाई जारी रखी। ये युद्ध मैंगलोर की संधि से बराबरी पर खत्म हुआ। लेकिन तीसरा युद्ध टीपू के लिए भारी पड़ा। गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस ने मराठों और हैदराबाद के निजाम के साथ मिलकर टीपू पर हमला किया। टीपू हार गया और श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। हाँ, 1792 में। इसमें टीपू को अपना आधा राज्य खोना पड़ा, भारी हर्जाना देना पड़ा और अपने 2 बेटों को बंधक के तौर पर अंग्रेजों को सौंपना पड़ा। कॉर्नवालिस ने बड़ी चालाकी से कहा था कि हमने दुश्मन को कमजोर कर दिया है, लेकिन अपने दोस्तों को ताकतवर नहीं बनने दिया। और चौथा युद्ध टीपू की मौत के साथ खत्म हुआ। हाँ, 1799 में। उस वक्त गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली का, जो अपनी सहायक संधि प्रणाली के लिए जाना जाता है। टीपू ने सहायक संधि मानने से इनकार कर दिया। अंग्रेजों ने हमला किया। श्रीरंगपट्टनम के किले की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारा गया। मैसूर पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। उन्होंने फिर से पुराने वोडेयार राजवंश के एक बच्चे को गद्दी पर बिठाया, लेकिन सहायक संधि ठोपकर। टीपू के बाद अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ी चुनौती मराठे ही बचे थे। बिल्कुल। मराठा साम्राज्य पेशवाओं के समय काफी फैला हुआ था। बाजीराव प्रथम के समय तो उनका दबदबा पूरे भारत पर था। लेकिन 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली से हारने के बाद उन्हें बड़ा झटका लगा। लेकिन वो फिर से उभरे थे ना? हाँ, पेशवा माधवराव के समय उन्होंने काफी हद तक अपनी शक्ति फिर से हासिल कर ली थी। लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी आपसी फूट। सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोंसले, ये सब मराठा सरदार आपस में ही लड़ते रहते थे। अंग्रेजों से मराठों के भी 3 युद्ध हुए। पहला युद्ध तो मराठों के पक्ष में रहा था शायद। हाँ, पहला आंग्लो मराठा युद्ध 1775-82 रघुनाथ राव की महत्वाकांक्षाओं की वजह से शुरू हुआ। इसमें वडगांव में अंग्रेजों की बुरी हार हुई। बाद में सालबाई की संधि 1782 हुई, जिससे लगभग 20 साल तक शांति बनी रही। इसमें महादजी शिंदे की भूमिका अहम थी। लेकिन दूसरे और तीसरे युद्ध में क्या हुआ? दूसरा युद्ध 1803-05 वेलेस्ली के समय हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने सिंधिया और भोंसले को हराया और उनसे सहायक संधियां की। होलकर ने बाद में लड़ाई जारी रखी, लेकिन अंत में उसे भी संधि करनी पड़ी। और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18 लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुआ। इसमें पेशवा बाजीराव द्वितीय ने विद्रोह किया, लेकिन कोरेगांव जैसी लड़ाइयों में हार के बाद उसे आत्मसमर्पण करना पड़ा। पेशवा का पद ही समाप्त कर दिया गया और उसे पेंशन देकर बिठूर भेज दिया गया। बाकी मराठा सरदारों पर भी सहायक संधियां लाद दी गईं। इस तरह मराठा शक्ति का भी अंत हो गया। आपने ये सहायक संधि, सब्सिडियरी अलायंस का कई बार जिक्र किया। ये वेलेस्ली की नीति थी, ये थी क्या असल में? हाँ, ये लॉर्ड वेलेस्ली की सोची समझी नीति थी। ये एक तरह का जाल था। जो भी भारतीय शासक इस संधि और स्वीकार करता था, उसे अपनी राजधानी में एक अंग्रेजी सेना रखनी पड़ती थी। अपनी सुरक्षा के लिए? कहने को तो सुरक्षा के लिए, लेकिन असल में वो सेना अंग्रेजों के कंट्रोल में होती थी और उस सेना के रखरखाव का सारा खर्चा उसी भारतीय शासक को उठाना पड़ता था। अगर वो पैसा नहीं दे पाता तो उसे अपने राज्य का एक हिस्सा कंपनी को देना पड़ता था। ओह, और क्या शर्तें थीं? उस शासक को अपनी विदेश नीति यानी दूसरे राज्यों से संबंध पूरी तरह अंग्रेजों को सौंपने पड़ते थे। वो अंग्रेजों की इजाजत के बिना किसी और यूरोपीय को अपनी नौकरी में नहीं रख सकता था।
और सबसे बड़ी बात, उसे अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना पड़ता था, जो असल में अंग्रेजों का एजेंट होता था और राज्य के अंदरूनी मामलों में भी दखल देता था। मतलब पूरी तरह से अंग्रेजों के काबू में आ जाना। बिल्कुल, नाम के लिए राजा, लेकिन असल ताकत रेजिडेंट और कंपनी के हाथ में। हैदराबाद का निजाम 1798 में इसे स्वीकार करने वाला पहला बड़ा शासक था। फिर अवध 1801, मैसूर, टीपू के बाद पेशवा, सिंधिया, भोंसले, गायकवाड़, कई राजपूत राज्य, एक एक करके सब इसमें फंसते चले गए। ये अंग्रेजों की बहुत सफल कूटनीतिक चाल थी, जिससे उन्होंने बिना बड़ी लड़ाइयां लड़े ही भारत के बड़े हिस्से पर अपना वर्चस्व कायम कर लिया। इसी तरह उन्होंने बाद में सिंध 1843 और पंजाब 1849, रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद 2 युद्धों के बाद को भी सीधे अपने कब्जे में ले लिया। तो अगर हम संक्षेप में देखें, अंग्रेजों की सफलता के मुख्य कारण क्या रहे, क्यों वो जीतते गए और भारतीय शक्तियां हारती गईं? देखिए, कई कारण थे। एक तो, जैसा हमने पहले बात की, अंग्रेजों के पास बेहतर हथियार थे, मस्केट, अच्छी तोपें, उनकी सेना ज्यादा अनुशासित और प्रशिक्षित थी। उन्हें क्लाइव, हेक्टर मुनरो, कॉर्नवालिस, वेलेस्ली जैसे योग्य और कई बार निर्मम लीडर मिले। और उनकी नौसैनिक ताकत बेजोड़ थी। समुद्र पर उनका कब्जा था, जिससे वो आसानी से इंग्लैंड से मदद, रसद और सैनिक मंगा सकते थे, जो भारतीय शक्तियों के पास नहीं था। उनकी आर्थिक स्थिति ज्यादा मजबूत थी। खासकर बंगाल जीतने के बाद उन्हें ब्रिटिश सरकार का भी पूरा समर्थन हासिल था, और उनकी कूटनीति, जासूसी व्यवस्था बहुत कारगर थी। सहायक संधि, फूट डालो राज करो, इन सब में वो माहिर थे। और भारतीय पक्ष की कमजोरियां? वो भी उतनी ही महत्वपूर्ण थी। सबसे बड़ी कमजोरी थी राजनैतिक विखंडन। 18वीं सदी का भारत आपस में लड़ते हुए राज्यों का समूह था। उनमें राष्ट्रीय एकता या राष्ट्रवाद की भावना का पूरी तरह से अभाव था। मराठे, राजपूत, निजाम, मैसूर सब आपस में ही उलझे रहते थे। उनकी सैन्य तकनीक पुरानी पड़ चुकी थी। उनकी अर्थव्यवस्था भी उतनी मजबूत नहीं थी। अक्सर अंदरूनी झगड़े और उत्तराधिकार के युद्ध चलते रहते थे। अंग्रेजों ने इन्हीं कमजोरियों का पूरा फायदा उठाया। अच्छा, तो जीत के बाद उन्होंने भारत पर अपना शासन कैसे स्थापित किया, प्रशासन का ढांचा कैसे खड़ा किया? ये क्रमिक प्रक्रिया थी जो धीरे धीरे विकसित हुई। शुरू में तो सब कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था, जो एक व्यापारी कंपनी थी। लेकिन प्लासी और बक्सर के बाद, खासकर द्वैध शासन के दौरान जो लूट और भ्रष्टाचार हुआ, उससे ब्रिटिश संसद को चिंता हुई। तब उन्होंने कंपनी के मामलों में दखल देना शुरू किया। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, जिससे बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया और उस पर नियंत्रण के लिए काउंसिल बनाई गई। फिर 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया, जिसने कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कामों को अलग किया और राजनीतिक मामलों पर नियंत्रण के लिए एक इंग्लैंड में बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया। मतलब धीरे धीरे कंट्रोल लंदन शिफ्ट हो रहा था। हाँ, बिल्कुल। फिर चार्टर एक्ट्स आते रहे, 1793, 1813, 1833, 1853, जिनसे कंपनी के व्यापारिक अधिकार धीरे धीरे खत्म किए गए और भारत पर ब्रिटिश क्राउन यानी ताज का प्रभुत्व बढ़ता गया। 1857 के विद्रोह के बाद तो 1858 में कंपनी का शासन पूरी तरह खत्म कर दिया गया और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। और इस दौरान जो गवर्नर जनरल आए, उन्होंने क्या मुख्य काम किए, जैसे वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, वेलेस्ली, बेंटिंग, डलहौजी, इनके बारे में कुछ बताएं। हाँ, हर एक का अपना योगदान या कोई योगदान रहा। वॉरेन हेस्टिंग्स 1773-85 पहला गवर्नर जनरल था। उसने प्रशासन और न्याय व्यवस्था में कुछ सुधार किए, लेकिन उस पर रोहिल्ला युद्ध, मराठा और मैसूर युद्धों के अलावा भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे और इंग्लैंड लौटने पर महाभियोग भी चला। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786-93 को भारत में सिविल सेवा, पुलिस व्यवस्था और न्यायपालिका, कॉर्नवालिस कोड की नींव रखने का श्रेय दिया जाता है। उसी ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट लागू किया। और वेलेस्ली तो सहायक संधि के लिए मशहूर है। हाँ, वेलेस्ली 1798-1805 एक पक्का साम्राज्यवादी था। सहायक संधि उसी की देन है। उसी के समय चौथा मैसूर युद्ध और दूसरा मराठा युद्ध हुआ। उसने प्रेस पर भी सेंसरशिप लगाई थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813-23 के समय तीसरा मराठा युद्ध हुआ और पेशवा पद समाप्त हुआ। आंग्ल नेपाल युद्ध भी उसी के समय हुआ। उसने पिंडारियों का भी दमन किया। फिर विलियम बेंटिंग आए, जिन्हें सुधारों के लिए जाना जाता है। हाँ, लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828-35 भारत का पहला गवर्नर जनरल पूरे भारत का बना। उसके समय में सती प्रथा का उन्मूलन, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ठगी का दमन जैसे सामाजिक सुधार हुए। मैकाले की सिफारिश पर अंग्रेजी शिक्षा नीति लागू हुई। फारसी की जगह अंग्रेजी को अदालती भाषा बनाया गया। और आखिर में डलहौजी, जिसके कामों ने 1857 के विद्रोह की जमीन तैयार की।
लॉर्ड डलहौजी 1848-56 भी एक बड़ा विस्तारवादी था। उसकी व्यापकता का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बहुत कुख्यात हुई, जिसके तहत उसने सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर जैसी रियासतों को हड़प लिया। अवध को कुशासन के बहाने हड़पा। उसी के समय दूसरा सिख युद्ध हुआ और पंजाब का विलय हुआ। दूसरा बर्मा युद्ध भी हुआ, लेकिन उसने कुछ आधुनिक सुधार भी किए, जैसे रेलवे लाइन बिछवाना, टेलीग्राफ शुरू करना, डाक व्यवस्था सुधारना, पीडब्ल्यूडी की स्थापना और शिक्षा के लिए वुड्स डिस्पैच लाना। पर इन सुधारों का मकसद भी भारत पर ब्रिटिश पकड़ मजबूत करना ही था। इन सब प्रशासनिक बदलावों और विजय का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा? आपने पहले बंगाल के अकाल का जिक्र किया था। असर बहुत गहरा और ज्यादातर नकारात्मक था। सबसे बड़ा असर पड़ा जमीन और किसानों पर। अंग्रेजों का मुख्य मकसद था ज्यादा से ज्यादा लगान वसूलना। इसके लिए उन्होंने अलग अलग इलाकों में अलग अलग व्यवस्थाएं लागू की। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट लागू किया, जिसमें जमींदारों को जमीन का मालिक मान लिया गया और लगान की दर हमेशा के लिए फिक्स कर दी गई। सुनने में तो ठीक लगता है, फिक्स कर दिया तो। हाँ, लेकिन दर बहुत ऊंची रखी गई थी और जमींदार किसानों से मनमाना वसूलते थे। दक्षिण और पश्चिम भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था रयोतवाड़ी लागू हुई, जिसमें सरकार सीधे किसान रैयत से लगान लेती थी। यहां भी दर बहुत ऊंची थी और समय समय पर बढ़ाई जाती थी। उत्तर और मध्य भारत में महलवाड़ी व्यवस्था महालवाड़ी आई, जिसमें पूरे गांव या महल से सामूहिक रूप से लगान तय होता था। इन सब का नतीजा क्या हुआ किसानों के लिए? नतीजा ये हुआ कि किसान भारी कर्ज के बोझ तले दब गए। लगान चुकाने के लिए उन्हें अपनी जमीनें जमींदारों या साहूकारों के पास गिरवी रखनी पड़ती थीं, जो अक्सर हड़प ली जाती थीं। खेती में निवेश कम हो गया, जमीन का बंटवारा होता गया और उत्पादन घट गया। नतीजा गरीबी, भुखमरी और बार बार पड़ने वाले भयानक अकाल। और उद्योगों का क्या हुआ? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात भी होती है। हाँ, ये अंग्रेजी राज का एक और बड़ा नकारात्मक प्रभाव था। भारत जो अपने कपड़े और हस्तशिल्प के लिए दुनिया भर में मशहूर था, वो धीरे धीरे तबाह हो गया। इसके कई कारण थे। 1813 के बाद कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार खत्म हो गया और ब्रिटेन की मिलों में मशीन से बना सस्ता कपड़ा भारत के बाजारों में भर गया। भारतीय राजा नवाबों के खत्म होने से कारीगरों को मिलने वाला संरक्षण बंद हो गया। अंग्रेजों ने भारतीय उद्योगों पर भारी टैक्स लगाए, जबकि ब्रिटिश माल पर बहुत कम या कोई टैक्स नहीं था। इसका असर क्या हुआ? लाखों बुनकर, कारीगर बेरोजगार हो गए। वो शहरों से गांव की तरफ भागे, जिससे खेती पर बोझ और बढ़ गया। भारत ब्रिटेन के लिए सिर्फ कच्चा माल, कपास, नील, अफीम पैदा करने वाला और उसकी फैक्ट्रियों में बना माल खरीदने वाला एक बाजार बनकर रह गया। अर्थव्यवस्था का ढांचा ही बदल गया, वो पिछड़ गई। और इसी से जुड़ा है वो धन निष्कासन, ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत, दादा भाई नौरोजी ने जिसकी बात की थी। बिल्कुल, दादा भाई नौरोजी ने अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में और आरसी दत्त ने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में ये बताया कि कैसे भारत का धन लगातार ब्रिटेन जा रहा था और बदले में भारत को कुछ ठोस नहीं मिल रहा था। ये पैसा कई रूपों में जा रहा था। अंग्रेज अफसरों की भारी भरकम तनख्वाह और पेंशन, इंग्लैंड में भारत के दफ्तर का खर्च, होम चार्जेस, ब्रिटिश सेना का खर्च जो भारत पर डाला गया, कंपनी के शेयर होल्डरों का मुनाफा, ब्रिटिश व्यापारियों का लाभ। ये एक तरफा बहाव था जिसने भारत को आर्थिक रूप से खोखला कर दिया। इसी एहसास ने भारतीय राष्ट्रवाद को जगाने में बहुत मदद की। आर्थिक प्रभाव तो बहुत गंभीर थे। अंग्रेजों की सामाजिक और सांस्कृतिक नीति क्या रही? क्या उन्होंने इसमें भी दखल दिया या इसे अछूता छोड़ दिया? शुरू में, यानी लगभग 1813 तक, कंपनी की नीति ज्यादातर हस्तक्षेप की ही थी। वो भारतीय धर्मों, रीति रिवाजों से दूर ही रहते थे। वॉरेन हेस्टिंग्स जैसे कुछ अधिकारी तो प्राच्यवाद, ओरिएंटलिज्म के समर्थक थे। वो भारतीय भाषाओं, कानूनों और ज्ञान परंपरा का अध्ययन करवाते थे। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना इसी दौर में हुई। लेकिन 1813 के बाद बदलाव आया। हाँ, 1813 के चार्टर एक्ट के बाद बदलाव आया। ब्रिटेन में उस वक्त नए विचार प्रभावी हो रहे थे, जैसे उपयोगितावाद, जो कहता था कि कानून और नीतियां अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख पर आधारित होनी चाहिए। और ईसाई मिशनरियों का दबाव भी बढ़ रहा था, जो भारत में धर्म प्रचार करना चाहते थे। मुक्त व्यापार के समर्थक भी चाहते थे कि भारतीय समाज बदले ताकि वो ब्रिटिश माल ज्यादा खरीदें। इन सब वजहों से अंग्रेजों ने अब भारत में सुधार करने का बीड़ा उठाया। उन्हें लगा कि उनकी जिम्मेदारी है भारतीयों को सभ्य बनाना। सभ्य बनाने से उनका क्या मतलब था? मतलब उन्हें पश्चिमी विचारों और मूल्यों के हिसाब से ढालना। इसी दौर में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर रोक लगाई। 1829 कर्नल स्लीमन ने ठगी का दमन किया।
बाद में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता मिली 1856। और शिक्षा के क्षेत्र में मैकाले की प्रसिद्ध मिनट 1835 आई, जिसने अंग्रेजी शिक्षा पर जोर दिया। मकसद था ऐसे भारतीय तैयार करना जो रंग और खून से भले ही भारतीय हों, पर विचारों, पसंद और नैतिकता में अंग्रेज हों। ये लोग सस्ते क्लर्क बन सकें और ब्रिटिश शासन के समर्थक बने। तो इन पश्चिमी विचारों, सुधारों और अंग्रेजी शिक्षा का भारतीयों पर क्या असर हुआ? उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? प्रतिक्रिया मिलीजुली और बहुत महत्वपूर्ण थी। इसने भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों की एक लहर पैदा कर दी। एक तरफ तो पश्चिमी विचारों जैसे तर्कवाद, मानवतावाद, व्यक्तिवाद ने भारतीयों को अपनी ही समाज की बुराइयों जैसे मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, जाति प्रथा, छुआछूत, सती, बाल विवाह, महिलाओं की निम्न स्थिति पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित किया। दूसरी तरफ इन सुधारकों ने यह भी महसूस किया कि भारतीय संस्कृति और धर्म में भी बहुत कुछ अच्छा है, जिसे बचाने और सुधारने की जरूरत है। कौन-कौन से मुख्य आंदोलन और सुधारक थे इस दौर में? सबसे पहले नाम आता है राजा राम मोहन राय का, जिन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। उन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। उन्होंने एकेश्वरवाद पर जोर दिया, मूर्ति पूजा, जाति व्यवस्था और सती प्रथा का जोरदार विरोध किया। वो पश्चिमी शिक्षा के समर्थक थे ताकि भारतीय आधुनिक विचारों को अपना सकें। फिर एक रेडिकल ग्रुप था, यंग बंगाल मूवमेंट, जिसके प्रणेता हेनरी डे रोजियो थे। ये लोग परंपराओं पर तीखे सवाल उठाते थे। और ईश्वरचंद्र विद्यासागर? हाँ, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने खासकर बंगाल में विधवा पुनर्विवाह के लिए जबरदस्त काम किया और महिला शिक्षा को बढ़ाया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। उनका नारा था, वेदों की ओर लौटो। उन्होंने मूर्ति पूजा, जाति भेद, बाल विवाह का खंडन किया और शुद्धि आंदोलन चलाया। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नाम की किताब लिखी और शिक्षा के लिए डीएवी स्कूल खोले। उन्होंने कहा, भारत भारतीयों के लिए है। और स्वामी विवेकानंद, जो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। उन्होंने वेदांत दर्शन को आधुनिक संदर्भ में पेश किया और मानव सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा पर जोर दिया। 1893 में शिकागो विश्व धर्म संसद में दिए उनके भाषण ने दुनिया भर में भारतीय अध्यात्म का डंका बजा दिया। इनके अलावा भी कई छोटे बड़े आंदोलन और सुधारक हुए, जैसे प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले, अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान आदि। इन सभी आंदोलनों ने भारतीय समाज को अंदर से जगाने, आत्मविश्वास पैदा करने और भविष्य के राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखने में मदद की। तो कुल मिला के हमने ये देखा कि कैसे एक व्यापारिक कंपनी के रूप में शुरू करके अंग्रेजों ने पहले अपने यूरोपीय प्रतिद्वंदियों को मात दी, फिर भारत की राजनीतिक फूट का फायदा उठाकर अपनी बेहतर सैन्य रणनीति और कूटनीति के बल पर एक-एक करके भारतीय रियासतों को हराया या अपने अधीन किया। फिर उन्होंने प्रशासन को अपने नियंत्रण में लिया, आर्थिक नीतियां ऐसी बनाई जिनसे भारत का शोषण हुआ और ब्रिटेन अमीर बना। और इस पूरी प्रक्रिया का भारत के समाज और संस्कृति पर भी गहरा असर पड़ा, जिसने प्रतिक्रिया के रूप में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों को जन्म दिया। बिल्कुल सही सारांश है ये कहानी हमें बताती है कि इतिहास सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों का लेखा-जोखा नहीं है। इसमें आर्थिक ताकत, सामाजिक संरचना, तकनीक, विचार और नेतृत्व, ये सब चीजें मिलकर भूमिका निभाती हैं। अंग्रेजों की सफलता सिर्फ उनकी अपनी ताकत का नतीजा नहीं थी, बल्कि उस समय के भारतीय समाज और राज व्यवस्था की अंदरूनी कमजोरियां भी इसके लिए उतनी ही जिम्मेदार थीं। भारत के राजा रजवाड़े अपने आपसी झगड़े भुलाकर किसी तरह एक हो जाते तो क्या इतिहास कुछ और होता? क्या अंग्रेजों के लिए भारत पर कब्जा करना इतना आसान होता? या फिर जैसा कुछ लोग सोचते हैं, असली लड़ाई शायद मैदान में हारने से पहले ही व्यवस्थाओं, सोच और एकजुटता की कमी के स्तर पर हारी जा चुकी थी। ये विचार दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर सकता है।
ये वो दौर है जब भारत ने संगठित रूप से मतलब एक होकर ब्रिटिश शासन का विरोध करना शुरू किया। कई अलग अलग विचारधाराएं और रणनीतियां भी सामने आई। तो आज हमारा मकसद है इस जटिल लेकिन बहुत महत्वपूर्ण यात्रा के मुख्य चरणों को, अहम घटनाओं को और जो निर्णायक मोड़ आए उनको समझना। तो फिर शुरू करते हैं। देखिए, 1857 का वो बड़ा विद्रोह, भले ही उसे दबा दिया गया, लेकिन असंतोष खत्म नहीं हुआ था। स्रोत बताता है कि देश के अलग अलग हिस्सों में किसान और आदिवासी विद्रोह तो जारी ही रहे, जैसे बंगाल में नील किसानों का आंदोलन था, या दक्कन के किसानों का गुस्सा, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में उलगुलां। इस तरह के आंदोलनों ने भी दिखाया कि शोषण के खिलाफ आवाज उठ रही थी। हाँ, भली वो स्थानीय स्तर पर हो। सही कहा आपने। और इसी आप कह सकती हैं बिखरे हुए असंतोष की पृष्ठभूमि में एक राष्ट्रीय चेतना धीरे धीरे पनप रही थी। इसके कई कारण थे। अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां, जिनसे भारत का मतलब शोषण हो रहा था। फिर पश्चिमी शिक्षा का प्रसार हुआ, जिसने लोकतंत्र और राष्ट्रवाद जैसे विचार फैलाए। और भारत के अपने गौरवशाली अतीत की फिर से खोज भी हुई। साथ ही जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चल रहे थे, उन्होंने भी लोगों को एकजुट करने में भूमिका निभाई। रेजिडेंसी एसोसिएशन ऐसे क्षेत्रीय संगठन बने। लेकिन फिर 1885 में एक कह सकते हैं अखिल भारतीय मंच तैयार हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसमें एओ ह्यूम की भूमिका पर काफी बहस होती है। क्या ये अंग्रेजों के लिए एक सेफ्टी वॉल्व था या फिर राष्ट्रवादियों के लिए एक लाइटनिंग कंडक्टर? हाँ, ये एक दिलचस्प बहस है। देखिए, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी ये मानती है कि ह्यूम और उस वक्त के वाइसराय डफरिन ने मिलकर कांग्रेस इसलिए बनवाई ताकि भारतीयों का जो गुस्सा है वो शांतिपूर्ण तरीके से बाहर निकल जाए और कोई बड़ा विद्रोह ना हो पाए। वहीं लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी कहती है कि जो शुरुआती राष्ट्रवादी नेता थे, उन्होंने ह्यूम जैसे अंग्रेज का इस्तेमाल एक ढाल की तरह किया ताकि वे ब्रिटिश सरकार के शक और दमन से बचकर अपना काम कर सकें। अच्छा, तो कांग्रेस का जो शुरुआती दौर था, यानी लगभग 1885 से 1905 तक, उसे नरमपंथी या मॉडरेट चरण कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, ये बड़े नेता थे उस समय। इनके लक्ष्य क्या थे और इन्होंने क्या तरीके अपनाए? देखिए, इनका मुख्य लक्ष्य था संवैधानिक दायरे में रहकर सुधार लाना, प्रशासन में भारतीयों की ज्यादा भागीदारी पाना और जो नागरिक अधिकार थे उनकी रक्षा करना। इन्होंने याचिकाएं दायर की, प्रार्थना पत्र भेजे और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किए। इसी को 3P मतलब प्रेयर, पिटिशन और प्रोटेस्ट कहा जाता है। इनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी ब्रिटिश शासन के आर्थिक शोषण को उजागर करना, खासकर दादा भाई नौरोजी की ड्रेन थ्योरी यानी धन निष्कासन सिद्धांत। इसके जरिए उन्होंने बताया कि कैसे भारत का पैसा इंग्लैंड जा रहा था। लेकिन जल्द ही कांग्रेस के अंदर एक नया, थोड़ा ज्यादा उग्रवादी गुट उभरने लगा। इन्हें गरमपंथी या एक्सट्रीमिस्ट कहा गया। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, जिन्हें हम लाल बाल पाल की तिकड़ी कहते हैं, और अरबिंदो घोष जैसे नेता सामने आए। इस बदलाव का क्या कारण था? इसके कई कारण थे असल में। एक तो नरमपंथियों के तरीकों से बहुत धीमी प्रगति हो रही थी, जिससे युवाओं में काफी निराशा थी। फिर लॉर्ड कर्जन की नीतियां, वो बहुत प्रतिक्रियावादी थीं। खासकर 1905 में बंगाल का विभाजन, उसने तो जैसे आग में घी का काम किया। साथ ही कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं भी थीं, जैसे 1905 में जापान ने रूस को हरा दिया। इससे भारतीय राष्ट्रवादियों का आत्मविश्वास बढ़ा कि हाँ, यूरोपीय शक्तियों को हराया जा सकता है। गरमपंथियों का लक्ष्य था स्वराज, और वे इसके लिए बड़े पैमाने पर जन आंदोलन, बहिष्कार और स्वदेशी जैसे तरीकों पर जोर देते थे। और बंगाल विभाजन ने वाकई एक बड़े आंदोलन को जन्म दिया, स्वदेशी आंदोलन। स्रोत इसे पहला बड़ा जन आंदोलन बताता है जिसने बहिष्कार मतलब बॉयकॉट का हथियार इस्तेमाल किया। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, विदेशी सामान का बहिष्कार हुआ और स्वदेशी वस्तुओं, खासकर कपड़ा और राष्ट्रीय शिक्षा, इनको बढ़ावा दिया गया। हाँ, और स्वदेशी आंदोलन सिर्फ बंगाल तक ही सीमित नहीं रहा। तिलक जैसे नेताओं ने इसे महाराष्ट्र और दूसरी जगहों पर भी फैलाया। इसी दौरान आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय गौरव पर बहुत जोर दिया गया। साथ ही आप देखें तो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का पहला चरण भी इसी समय शुरू हुआ। बंगाल में अनुशीलन समिति और युगांतर, महाराष्ट्र में अभिनव भारत जैसे गुप्त संगठन बने।
ये मानते थे कि आज़ादी बल प्रयोग और व्यक्तिगत वीरता से हासिल होगी। कुछ अलोकप्रिय ब्रिटिश अधिकारियों पर हमले भी हुए इस दौरान। लेकिन नरमपंथियों और गरमपंथियों के बीच मतभेद बढ़ते गए और 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 हिस्सों में बंट गई। इसका फायदा फिर अंग्रेजों ने उठाया। बिल्कुल। सूरत विभाजन के बाद ब्रिटिश सरकार ने गरमपंथी नेताओं का दमन किया। तिलक को जेल भेज दिया गया। फिर 1909 में मॉडले मिंटो सुधार आए। इनमें विधान परिषदों का आकार तो बढ़ाया गया, लेकिन सबसे विवादास्पद कदम था मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की शुरुआत करना। इसने भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का, आप कह सकते हैं, एक तरह से बीज बो दिया, जिसका असर आगे चलकर बहुत गहरा हुआ। हालांकि कुछ सालों बाद 1916 में एक महत्वपूर्ण घटना हुई, लखनऊ पैक्ट। इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर सरकार से संवैधानिक सुधारों की मांग की। यहाँ एक अहम बात यह हुई कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की अलग निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया। इसी दौरान तिलक और एनी बेसेंट ने अपने अपने होम रूल लीग आंदोलन शुरू किए, जिसने होम रूल या स्वशासन की मांग को फिर से लोकप्रिय बनाया और राष्ट्रवादी आंदोलन में एक नई जान फूंकी। और फिर भारतीय राजनीति के मंच पर एक ऐसे नेता का आगमन हुआ जिसने आंदोलन की दिशा ही बदल दी, महात्मा गांधी। वे 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, जहां वे पहले ही सत्याग्रह का सफल प्रयोग कर चुके थे। हाँ, स्रोत बताता है कि भारत आने के बाद गांधी जी ने अपने शुरुआती सत्याग्रह चंपारण में 1917 में नील किसानों के लिए किए, फिर अहमदाबाद में 1918 में मिल मजदूरों के लिए और खेड़ा में भी 1918 में लगान माफी के लिए किसानों के पक्ष में खड़े हुए। इन सफलताओं ने गांधी जी को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित कर दिया। बिल्कुल। फिर आया 1919 का साल, जो काफी घटनाओं से भरा रहा। पहले आया रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून कहा गया क्योंकि इसमें बिना मुकदमे के गिरफ्तारी का प्रावधान था। इसके खिलाफ देश भर में विरोध हुआ। और फिर पंजाब के अमृतसर में हुआ जलियांवाला बाग का वो बर्बर नरसंहार, जहां जनरल डायर के आदेश पर शांतिपूर्ण सभा कर रहे निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गईं। भयानक था वो। इस दर्दनाक घटना और रॉलेट एक्ट के विरोध ने असहयोग आंदोलन 1920 से 22 की पृष्ठभूमि तैयार की। गांधी जी ने इसे तुर्की के खलीफा के समर्थन में चल रहे खिलाफत आंदोलन से भी जोड़ा, ताकि हिंदू मुस्लिम एकता मजबूत हो सके। लक्ष्य रखा गया 1 साल में स्वराज। असहयोग आंदोलन ये अभूतपूर्व था। पहली बार पूरे देश में इतने बड़े पैमाने पर लोग शामिल हुए थे इसमें। सरकारी उपाधियां लौटाई गईं, स्कूल, कॉलेज, अदालतों का बहिष्कार किया गया, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई और स्वदेशी, खासकर खादी और चरखे को अपनाया गया। राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान जैसे काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ भी खुले। लेकिन फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में जब गुस्साई भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें कई पुलिस वाले मारे गए, तो गांधी जी ने इस हिंसा की वजह से आंदोलन अचानक वापस ले लिया। उनके इस फैसले की काफी आलोचना भी हुई थी उस वक्त। हाँ, आंदोलन वापसी के बाद कांग्रेस में फिर एक बहस छिड़ गई। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू जैसे नेता चाहते थे कि विधान परिषदों में चुनाव लड़कर अंदर से ब्रिटिश नीतियों का विरोध किया जाए। इन्हें प्रो चेंजर या स्वराजिस्ट कहा गया। वही वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी जैसे नेता थे जो परिषदों के बहिष्कार और गांव में रचनात्मक काम जैसे खादी, छुआछूत उन्मूलन ये सब जारी रखने के पक्ष में थे। इन्हें नो चेंजर कहा गया। स्वराज पार्टी बनी भी और उसने चुनाव लड़े भी। इसी दशक में 1927 में ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन बनाया, जिसे भारत में संवैधानिक सुधारों पर रिपोर्ट देनी थी। लेकिन इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसका जबरदस्त विरोध हुआ। साइमन गो बैक के नारे लगे। लाहौर में ऐसे ही एक विरोध प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हुए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन के जवाब में भारतीयों ने मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट 1928 तैयार की। इसमें भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस मतलब अधिराज्य का दर्जा उसकी मांग की गई, लेकिन इस पर भी सहमति नहीं बन पाई। मुस्लिम लीग अलग निर्वाचन मंडल जारी रखना चाहती थी, जो रिपोर्ट में नहीं था। वहीं कांग्रेस के जो युवा नेता थे, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, वो अब डोमिनियन स्टेटस से आगे बढ़कर पूर्ण स्वराज चाहते थे। और यही मांग दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य बन गई। जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे इस अधिवेशन के।
यही पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ और यह तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। बिल्कुल। इस घोषणा के बाद गांधी जी ने एक और बड़ा जन आंदोलन शुरू करने का फैसला किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसकी शुरुआत हुई ऐतिहासिक दांडी मार्च से, जिसे नमक सत्याग्रह भी कहते हैं, 12 मार्च 1930 को। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी समुद्र तट तक पैदल यात्रा की और वहां नमक बनाकर ब्रिटिश नमक कानून तोड़ा। ये आंदोलन तो असहयोग आंदोलन से भी ज्यादा व्यापक था। देश भर में लोगों ने नमक कानून तोड़े, लगान देने से मना किया, शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरने दिए। महिलाओं और छात्रों ने इसमें बहुत बड़ी संख्या में भाग लिया। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी भी कहते हैं, उनके नेतृत्व में एक खुदाई खिदमतकारों ने आंदोलन चलाया। सरकार ने फिर वही दमन का रास्ता अपनाया, लाखों लोगों को जेल में डाल दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने लंदन में गोलमेज सम्मेलन बुलाए। कांग्रेस ने पहले सम्मेलन का बहिष्कार किया। फिर 1931 में गांधी जी और वाइसरॉय इरविन के बीच एक समझौता हुआ, गांधी इरविन पैक्ट, जिसके बाद कांग्रेस ने आंदोलन स्थगित कर दिया और गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए। लेकिन लंदन में बात नहीं बनी, खासकर अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के सवाल पर। गांधी जी खाली हाथ लौटे और 1932 में आंदोलन फिर शुरू किया गया, पर अब उसमें पहले जैसी धार नहीं रही थी। इसी बीच ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी। हाँ, इस अवार्ड ने न केवल मुसलमानों, सिखों आदि के लिए अलग निर्वाचन मंडल जारी रखा, बल्कि इसे दलितों मतलब डिप्रेस क्लासेस के लिए भी लागू कर दिया। गांधी जी ने इसे हिंदू समाज को बांटने की कोशिश माना और इसके विरोध में पूना की यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। आखिरकार गांधी जी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ। इसमें दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल तो खत्म कर दिया गया, लेकिन प्रांतीय और केंद्रीय विधानमंडलों में उनके लिए आरक्षित सीटों की संख्या काफी बढ़ा दी गई। 1934 आते आते सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरह समाप्त हो गया। अच्छा, इस दौर में क्रांतिकारी गतिविधियां भी दोबारा तेज हुई थी ना? जैसे पंजाब और यूपी में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे युवाओं ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA बनाई। इनका लक्ष्य अब सिर्फ आजादी नहीं था, समाजवादी व्यवस्था लाना भी था। इन्होंने सॉन्डर्स की हत्या की, असेंबली में बम फेंका, इस तरह की कार्रवाइयां की। और बंगाल में सूर्य सेन, जिन्हें मास्टर दा कहते थे, उनके नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार पर छापा भी एक बड़ी घटना थी। बिल्कुल। इसके बाद 1935 में ब्रिटिश सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाई। इसमें प्रांतों को तो स्वायत्तता दी गई, लेकिन केंद्र में गवर्नर जनरल के पास ही असल शक्ति रही। एक अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव था जो कभी लागू नहीं हो पाया। कांग्रेस ने एक्ट की आलोचना की, लेकिन 1937 में प्रांतीय चुनाव लड़ने का फैसला किया और कांग्रेस ने इन चुनावों में शानदार जीत हासिल की। कई प्रांतों में सरकारें बनाई। इन सरकारों ने कुछ समय के लिए काम भी किया, लेकिन 1939 में जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो ब्रिटिश सरकार ने भारत को बिना भारतीयों से पूछे युद्ध में शामिल कर दिया। इसके विरोध में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया। हाँ, युद्ध में भारतीयों का सहयोग पाने के लिए अंग्रेजों ने कुछ कोशिशें की। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया, फिर 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। दोनों ने युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस और संविधान सभा का वादा किया, लेकिन कांग्रेस को अब पूर्ण स्वराज से कम कुछ मंजूर नहीं था। क्रिप्स मिशन में प्रांतों को भारत से अलग होने का विकल्प भी दिया गया था, जिसे कांग्रेस ने देश के बंटवारे की आहट माना। मुस्लिम लीग भी नाखुश थी, क्योंकि पाकिस्तान की मांग साफ तौर पर नहीं मानी गई थी। तो क्रिप्स मिशन की नाकामी, युद्ध की वजह से बढ़ती महंगाई और जापानी हमले के खतरे के बीच गांधी जी ने अब अंग्रेजों से भारत पूरी तरह छोड़ने का आह्वान किया। 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया और गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। अगले ही दिन सभी बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन आंदोलन रुका नहीं। ये एक, आप कह सकते हैं, स्वतः स्फूर्त जन विद्रोह बन गया। देश भर में हड़तालें हुईं, प्रदर्शन हुए, सरकारी इमारतों पर हमले हुए। कई जगहों पर लोगों ने अपनी सरकारें बना ली, जैसे बंगाल के तामलुक में या महाराष्ट्र के सतारा में। जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली जैसे नेताओं ने भूमिगत रहकर आंदोलन चलाया। उषा मेहता ने तो गुप्त रेडियो स्टेशन भी चलाया। सरकार ने आंदोलन को बेरहमी से कुचल दिया,
लेकिन ये साफ हो गया था कि भारत पर अब ब्रिटिश राज ज्यादा दिन टिक नहीं सकता। इसी बीच एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम चल रहा था। सुभाष चंद्र बोस, जो अंग्रेजों की नजरबंदी से निकलकर विदेश चले गए थे, उन्होंने सिंगापुर में आजाद हिंद फौज आईएनए का नेतृत्व संभाला। दिल्ली चलो का नारा दिया उन्होंने। आईएनए ने जापानी सेना के साथ मिलकर भारत पर हमला किया और कुछ हिस्सों पर तिरंगा भी फहराया। हालांकि ये अभियान सफल नहीं हो पाया। हाँ, सफल नहीं हुआ, लेकिन युद्ध के बाद जब आईएनए के अधिकारियों पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया तो पूरे देश में उनके समर्थन में एक लहर चल पड़ी। इससे भी ब्रिटिश सरकार पर दबाव बढ़ा। युद्ध खत्म होने के बाद ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार आई जो भारत को आज़ादी देने के पक्ष में थी, तो सत्ता हस्तांतरण की बातचीत फिर तेज हुई। लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सुलह के सारे प्रयास, जैसे राजगोपालाचारी फॉर्मूला था या वेविल योजना, शिमला सम्मेलन, सब नाकाम रहे। मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग पर अड़ी हुई थी। 1945-46 के चुनावों ने इस खाई को और भी चौड़ा कर दिया। कांग्रेस ने सामान्य सीटें जीतीं तो मुस्लिम लीग ने लगभग सारी मुस्लिम आरक्षित सीटें जीत लीं। इसमें ब्रिटिश सरकार ने एक आखिरी कोशिश की, कैबिनेट मिशन भारत भेजा। मिशन ने पाकिस्तान की मांग को अव्यावहारिक बताकर खारिज कर दिया, लेकिन एक जटिल त्रिस्तरीय योजना पेश की जिसमें प्रांतों को ग्रुप बनाने का प्रस्ताव था। शुरुआत में कांग्रेस और लीग दोनों मान गए थे, लेकिन ग्रुपिंग की व्याख्या को लेकर फिर मतभेद हो गया। इसके बाद लीग ने योजना से हाथ खींच लिया और पाकिस्तान हासिल करने के लिए सीधी कार्रवाई यानी डायरेक्ट एक्शन का आह्वान किया। 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस के दिन कलकत्ता में भयंकर सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे, जो फिर नोआखली, बिहार और पंजाब तक फैल गए। बहुत बुरा हाल था। हाँ, माहौल बेहद खराब हो चुका था। सितंबर 1946 में नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी। लीग बाद में इसमें शामिल तो हुई, पर उसका रवैया असहयोग का ही रहा। उसने संविधान सभा का भी बहिष्कार किया। आखिरकार फरवरी 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा कर दी कि अंग्रेज जून 1948 तक भारत छोड़ देंगे। लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का आखिरी वायसराय बनाकर भेजा गया ताकि सत्ता का हस्तांतरण हो सके। माउंटबेटन ने तेजी से बिगड़ते हालात देखकर यही नतीजा निकाला कि अब विभाजन टाला नहीं जा सकता। उन्होंने 3 जून 1947 को अपनी योजना पेश की, जिसे माउंटबेटन योजना कहा जाता है। इसमें भारत और पाकिस्तान के रूप में देश के बंटवारे को स्वीकार कर लिया गया। पंजाब और बंगाल का भी विभाजन होना था। कांग्रेस और लीग दोनों ने, कह सकते हैं, भारी मन से इसे स्वीकार कर लिया। जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पास हुआ और 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत आजाद हो गया। लेकिन ये आजादी विभाजन की भयानक त्रासदी के साथ आई। लाखों लोग मारे गए, करोड़ों बेघर हुए। तो ये थी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कहानी, बिखरे विद्रोहों से शुरू होकर संगठित राजनीतिक संघर्ष तक। नरम दल और गरम दल की अपनी अपनी रणनीतियां थीं। फिर गांधी जी के नेतृत्व में वो अभूतपूर्व जन आंदोलन हुए, क्रांतिकारी बलिदान दिए गए और अंततः आज़ादी मिली। लेकिन साथ ही विभाजन का वो दर्दनाक अध्याय भी इसी कहानी का एक अहम हिस्सा है। बिल्कुल। इस पूरी यात्रा ने न सिर्फ भारत का नक्शा बदला, बल्कि उसकी आत्मा को भी गढ़ा है। स्रोत ने हमें दिखाया कि कैसे अलग अलग विचार टकराए, रणनीतियां बनी और बिगड़ी, और किन हालात में हमें आज़ादी हासिल हुई। और अंत में एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो अलग अलग रणनीतिक चुनाव किए गए, जैसे लखनऊ पैक्ट में अलग निर्वाचन मंडल को मानना या आखिर में विभाजन को स्वीकारना, उन्होंने आज़ाद भारत और पाकिस्तान के भविष्य को, उनके आपसी रिश्तों को कैसे प्रभावित किया होगा, इस पर सोचिएगा।